गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी। आज के अपने इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड यूनिट का जो नेक्स्ट यूनिट है वैलिडिटी यानी वैधता, उस टॉपिक को समझाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह समझ में आ जाएगा कि वैधता क्या होती है। ठीक है ना? तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि सबसे पहले वैलिडिटी किसको कहते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में वैधता कहते हैं। तो देखिए, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी भी परीक्षण का निर्माण छात्रों के किसी न किसी गुण या योग्यताओं का माप करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब है कोई भी टेस्ट या परीक्षण जो बनाया जाता है उसका कोई ना कोई एक अपना उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में यह होता है कि जो छात्रों के अंदर जो गुण या योग्यता है उसका माप किया जाए। तो यदि कोई परीक्षण छात्रों के उन गुणों तथा योग्यताओं का माप करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो ऐसे परीक्षण को हम वैध परीक्षण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई परीक्षण का निर्माण किया जाता है तो उस निर्माण के पीछे अपना एक उद्देश्य होता है कि यह परीक्षण जो है किन किन चीज़ों का माप करेगा। ठीक है ना? तो जिस चीज़ के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया, अगर वह उस चीज़ का वह परीक्षण करता है, टेस्ट करता है, तो ऐसे परीक्षण को हम वैध परीक्षण कहते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे हम बुद्धि परीक्षण के लिए कोई टेस्ट का निर्माण करें और वो पता चले कि बुद्धि के परीक्षण का वो टेस्ट ही नहीं करता है ना, किसी और का कर रहा है। तो कहने का मतलब कि वो जो टेस्ट हुआ वह वैध नहीं कहा जाएगा। और इसमें वैलिडिटी में क्या होता है कि जिस कार्य के लिए टेस्ट का निर्माण किया गया है, अगर वो उस कार्य को परीक्षण के द्वारा किया जा रहा है तो उसको हम वैध कहते हैं। चलिए, इसके अर्थ को हम विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे गिलफोर्ड के अनुसार उन्होंने कहा है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वो अपने उद्देश्यों को मापन करता है। कहने का मतलब कि जो वैधता है वह क्या करती है कि उस सीमा को का निर्धारण करती है ना, जहाँ तक वो अपने उद्देश्यों का माप करता है। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि जो वैधता है वो एक सीमा को निर्धारित करता है। किसको? है ना, कि भाई कहाँ तक उद्देश्यों को माप कर सकता है। दूसरा है क्रानबैक के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह सही माप करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये क्रानबैक ने कहा है कि परीक्षण की वैधता वह सीमा है। इसमें भी उन्होंने सीमा कहा है कि जिस सीमा तक वह माप करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। कहने का मतलब है कि वैध परीक्षण तभी होता है जब जिस चीज़ के लिए उसका निर्माण किया गया है उसका वह सही से माप करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि परीक्षण की वैधता कुछ और नहीं है बल्कि परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि वैधता क्या होता है। वैधता एक सीमा निर्धारित करता है ना, कि क्या सीमा निर्धारित करता है कि उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा कर रहा है यह, है ना, जिस उद्देश्यों के निर्माण के लिए ये टेस्ट बनाया गया है वह उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वैलिडिटी यानी वैधता क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वैधता के आपके कोर्स में कौन कौन से 3 प्रकार हैं। तो वैसे वैधता भी तो कई प्रकार के होते हैं, पर आपके सिलेबस में वैधता 3 प्रकार का है। फेस वैलिडिटी, दूसरा कंटेंट वैलिडिटी और तीसरा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है रूप वैधता, कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है विषय वस्तु वैधता और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है संरचना वैधता। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि ये वैधता जो है क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेस वैलिडिटी क्या होता है ना, यानी रूप वैधता किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी परीक्षण को ऊपरी तौर से देखते ही पता लग जाए कि परीक्षण का निर्माण जिन क्षेत्रों के गुणों या योग्यताओं को मापने के लिए बनाया गया है उनका माप कर रहा है, तो परीक्षण के इस गुण को रूप वैधता कहते हैं। कहने का मतलब, जब किसी परीक्षण को देखने से ही ऐसा प्रतीत होने लगे कि
इस परीक्षण का निर्माण किसी विशेष गुण या योग्यताओं को मापने के लिए किया गया है तो ऐसे परीक्षण के गुण को हम रूप वैधता कहते हैं। जैसे ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए हो सकता है, जैसे सेना के लिए अगर परीक्षण बनाया गया है तो सेना से रिलेटेड होना चाहिए, हैं। प्रौढ़ों के लिए अगर कोई परीक्षण तैयार किया गया तो प्रौढ़ों से रिलेटेड होना चाहिए। इसी प्रकार छात्रों के लिए कोई परीक्षण बनाया गया या अध्यापकों के लिए कोई परीक्षण बनाया गया तो ये उनसे संबंधित होना चाहिए। या फिर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अगर परीक्षण कोई बनाया जा रहा है तो वह परीक्षण औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई परीक्षण किसी निश्चित क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के गुणों एवं योग्यताओं के मापन के लिए बनाया जाता है तो उसे रूप वैधता कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र विशेष के लिए जो परीक्षण बनाया जा रहा है तो ऐसे परीक्षण को हम रूप वैधता परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना, यानी रूप वैधता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सेना के लिए कोई परीक्षण तैयार किया जा रहा है तो सेना से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनके जांच के लिए हम परीक्षण तैयार कर रहे हैं तो उस सेना से रिलेटेड चीज़ों को ही या उन प्रश्नों को ही उस परीक्षण में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्रौढ़ों के लिए कर रहे हैं तो प्रौढ़ों के, कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र विशेष के लिए टेस्ट बनाया जा रहा है वह टेस्ट जो है क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के गुण एवं योग्यताओं को मापे, है ना। क्योंकि परीक्षण जिससे संबंधित होता है उससे संबंधित प्रश्नों या क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, अन्यथा वह परीक्षण वैध नहीं माना जाता है। वही बात है कि जिस क्षेत्र से संबंधित परीक्षण है उस क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों का समावेश उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह परीक्षण वैध नहीं माना जाता है। अतः यदि सेना के लिए परीक्षण बनाया जा रहा है तो उसमें सेना के काम आने वाले तथ्यों को सम्मिलित किया जाए। यदि परीक्षण छात्रों के बनाया जाता है छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं के लिए, यानी जो अभी हमने आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि परीक्षण छात्रों के लिए बनाया गया हो और अध्यापकों के गुणों से संबंधित हो, है ना। कहने का मतलब यही है कि रूप वैधता क्या है कि रूप वैधता जो है किसी क्षेत्र विशेष के लिए किया जाने वाला परीक्षण है ना। किसका परीक्षण है, क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जो गुण और योग्यता है उसकी जांच के लिए जो परीक्षण बनाया जाता है उसको रूप वैधता परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना। यह अलग बात है कि जो है रूप वैधता का निर्धारण जो है विषय के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। जो उसमें प्रश्न सम्मिलित कार्य किए जाते हैं उसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा किए जाते हैं, है ना। तो अगला है आपका विषय वस्तु वैधता यानी कंटेंट। तो जानते हैं कि कंटेंट वैधता क्या होता है। तो विषय वस्तु वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस वैधता से है जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूर्ण करता है, ठीक है ना। प्रत्येक कक्षा के छात्रों के आयु एवं स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम तथा उसके उद्देश्य निश्चित होते हैं। अतः जो परीक्षण इस उद्देश्य का मापन या परीक्षण करता है उसे हम विषय वस्तु वैधता करते हैं। देखिए, जो भी विषय वस्तु होता है जो छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता है या पढ़ाया जाता है उस विषय वस्तु का या उस विषय का कोई अपना एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। और वो उद्देश्य जो निश्चित किया जाता है वो छात्रों का आयु एवं स्तर के अनुसार किया जाता है ना। तो यह जो विषय वस्तु वैधता है यह जांच करता है कि जिस छात्रों के आयु एवं स्तर के लिए जो ये परीक्षण बनाया गया है वह परीक्षण उस उद्देश्यों को पूरा करता है कि नहीं, है ना। कहने का मतलब अगर वो उन उद्देश्यों को पूरा करता है तो उसे हम विषय वस्तु वैधता कहेंगे। विषय वस्तु परीक्षण तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। कोई भी परीक्षण बनाते हैं तो उसमें कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो किन किन बातों को परीक्षण बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए या रखा जाता है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो पहला है कि परीक्षण में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वे पाठ्यक्रम के अंदर के हैं। कहने का मतलब अगर पाठ्यक्रम के अंदर के प्रश्न नहीं होंगे तो पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये देखा जाता है, ये ध्यान दिया जाता है कि जो टेस्ट में जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वो टेस्ट के मतलब वो पाठ्यक्रम के अंदर के हैं। और फिर ये देखा जाता है क्या परीक्षण छात्रों के अनुकूल है, यानी जो परीक्षण बनाया गया है जिस कक्षा के लिए या जिस स्तर के बच्चों के लिए तो क्या उनके अनुकूल है। क्या परीक्षण में पदों को छात्रों के स्तर के हैं, यानी जब परीक्षण में पद रखे गए हैं वह छात्रों के स्तर के हैं। पाठ्यक्रम में जिस पाठ को जितना महत्व दिया गया उतना ही परीक्षण में महत्व दिया गया है। मतलब जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसके महत्व को भी
मतलब उसके महत्व को भी पाठ्यक्रम के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यह पाठ जो है इतने अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, ये इतना महत्वपूर्ण होगा। तो कहने का मतलब जितना पाठ्यक्रम में पाठों को महत्व दिया गया है, उन पाठों को टेस्ट में भी उतना ही महत्व दिया गया, इत्यादि वगैरह वगैरह। अगर ऐसा नहीं है तो परीक्षण वैध नहीं माना जाएगा और न ही वह विषय वस्तु वैधता कहलाएगा। अगर इस प्रकार की चीज़ों का अगर ध्यान जिस परीक्षण में नहीं रखा गया है तो उसको हम विषय वस्तु वैधता नहीं कहेंगे। विषय वस्तु वैधता के निर्धारण के लिए विषय वस्तु का विश्लेषण करना पड़ता है। जब कोई भी हम टेस्ट बनाते हैं तो विषय वस्तु के लिए जो प्रश्न बनते हैं उनका विश्लेषण करना पड़ता है, किन प्रश्नों को रखा जाए, किन को नहीं रखा जाए, कौन से प्रश्न उद्देश्यों को पूरी तरह से जांचेंगे, कौन से प्रश्न उद्देश्यों को जांचने में असफल होंगे, या विषय वस्तु का अंग न तो या ये भी देखा जाता है कि कौन सा ऐसा जो है परीक्षण का भाग है जो कि टेस्ट में है लेकिन वह पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसके साथ ही साथ इसका भी ज्ञान किया जाता है कि परीक्षण के पद तथा भाषा छात्रों के आय एवं स्तर के अनुकूल है कि नहीं। यदि हैं तो परीक्षण विषय वस्तु वैधता कहलाएगा और यदि नहीं तो परीक्षण अवैध माना जाता है। ठीक है कि नहीं। कि कहने का मतलब है कि परीक्षण के जो प्रश्न हैं या पद जिसको हम कहते हैं वह या उसकी भाषा छात्रों के स्तर के अनुकूल है कि नहीं, है ना। अगर है तब तो विषय वस्तुता कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो विषय वस्तु वैधता नहीं कहलाएगा। तो चलते हैं अगले अपने वैलिडिटी के तरफ। तो अगला वैलिडिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, जिसको हम संरचनात्मक या रचनात्मक वैधता कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि संरचनात्मक या रचनात्मक वैधता क्या होता है। तो संरचनात्मक या रचनात्मक वैधता वह वैधता होती है जिसमें छात्रों या व्यक्तियों के मानसिक गुणों की सैद्धांतिक विवेचना की जाती है ना, तथा उसके आधार पर उनके व्यवहारों की जांच की जाती है। इसके लिए अनेक उपकल्पनाएं बनानी पड़ती हैं, फिर उपकल्पनाओं की सत्ता की जांच की जाती है, तब जाके उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है ना। कहने का मतलब जो संरचनात्मक या रचनात्मक वैधता है उसमें क्या किया जाता है, छात्रों या व्यक्तियों के जो मानसिक गुण है या विशेषता है उनकी सैद्धांतिक रूप से विवेचना की जाती है ना, और विवेचना के आधार पर उनके व्यवहारों की जांच की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, अनेक प्रकार की कई उपकल्पनाएं मस्तिष्क में बनाई जाती हैं, फिर उस कल्पनाओं की सत्यता की जांच की जाती है कि जो उपकल्पनाएं जो हमने बनाई थी वो उसमें कितनी सच्चाई है, और तब जाके उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे हमको एक ले लेते हैं कि चिंता की प्रकृति के माप के लिए परीक्षण बनाना है, यानी कोई परीक्षण मनोविज्ञान में बनाना है चिंता के माप के लिए, ठीक है ना, प्रवृत्ति के माप के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले परीक्षण निर्माता को चिंता से संबंधित अनेक सिद्धांत तय करने पड़ते हैं। कैसे सिद्धांत का मतलब क्या क्या, किससे चिंता हो सकता है, कैसे चिंता होता है, चिंता का समाधान कैसे होगा। तो ऐसे ही जैसे मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति अधिक चिंता करते हैं, सिंपल सी बात है कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं और चिंता करते हैं। फिर दूसरा है कि चिंतनशील व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। जो बहुत ज़्यादा सोचता है वह बहुत ज़्यादा चाह भी रखता है, महत्वाकांक्षी होता है, ये चीज़ें हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, इन सबों के बारे में सोचता रहता है, यानी वो महत्वाकांक्षी होता है। फिर दवाओं के प्रयोग से चिंता को कम किया जा सकता है। फिर यह भी विचार आता है कि ये जो चिंता है वह उसका इलाज, प्रॉपर इलाज कराया जाए तो ये चिंता का रोग मतलब ख़त्म हो सकता है, या चिंता ख़त्म हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, चिंताओं की वजह समस्याएं हैं, अतः समस्या, कहने का मतलब ये भी देखा जाता है कि चिंता का जो एक वजह है वो समस्या होती है, यानी जिसके जीवन में समस्याएं होती हैं, जिस चीज़ को लेकर के उसको जो है एक चिंता हो जाती है, अतः अगर समस्या का समाधान कर दिया जाए तो भी चिंता दूर हो जाती है, इत्यादि वगैरह। कहने का मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब परीक्षण बनाते हैं तो उससे संबंधित उपकल्पनाएं मन में विकसित करते हैं, उसके कारण को लेकर के, है ना, कि किस वजह से हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर कहने का मतलब है कि फिर इसके बाद क्या होता है, किस वैधता में कारकों का विश्लेषण किया जाता है कि मैंने कौन कौन से कारक हैं, है ना, जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, तथा परीक्षण की रचनात्मक वैधता की जांच की जाती है। इसके लिए भी कुछ आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, है ना, इसके लिए भी कुछ विशेष कार्य करने होते हैं।
तो पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो है परीक्षण किए जाने गुणों को निर्धारित किया जाता है ना। जो भी परीक्षण किया जाना है, जो भी गुण, उसका निर्धारण कर लिया जाता है। फिर उसकी सैद्धांतिक विवेचना कर लेते हैं और इसके बाद सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तियों के व्यवहारों का पूर्वकथन कर लेते हैं, है ना। और अंत पे जो कल्पना हम बनाए हैं उसका सत्यापन कर लिए जाते हैं। यदि उपकल्पना सत्य सिद्ध होता है तो उसे स्वीकार किया जाता है और कहा जाता है कि परीक्षण रचनात्मक वैधता रखता है। ठीक है ना। कहने के बाद रचनात्मक वैधता क्या है? अभी आपने देखा कि रचनात्मक वैधता वो है कि जब किसी मतलब परीक्षण के लिए या परीक्षण का निर्माण किया जाता है जिस विषय को लेकर के, उस विषय से संबंधित मस्तिष्क में जो है अनेक प्रकार की उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं। फिर उपकल्पनाओं की व्याख्या की जाती है, फिर उसका सत्यापन किया जाता है और वो सत्य होता है तो फिर उसका जो है वही प्रयास किया जाता है और माना जाता है कि परीक्षण रचनात्मक वैधता है। तो आज हमने आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से वैलिडिटी यानी वैधता के बारे में बताया कि वैधता क्या होता है, वैधता की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं और वैधता के जो प्रमुख गुण आपके कोर्स में हैं वो कौन कौन से हैं और वो उनको कैसे जानते हैं। कहने का मतलब है कि क्या होता है, उसकी जानकारी आपने आज के वीडियो के माध्यम से पाया। तो आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।